सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो हम क्लास 10 ज्योग्राफी का 6 चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये हमारा पार्ट 4 रहेगा। हमने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, कॉटन टेक्सटाइल के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जूट टेक्सटाइल्स के बारे में। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द रॉ जूट एंड जूट गुड्स एंड स्टैंड एट द सेकेंड प्लेस एज एन एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। इंडिया रॉ जूट और जूट से बने हुए सामान को सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। अब रॉ जूट क्या होता है, यानी जब उसको प्लांट से हम अलग करते हैं तो सफाई वगैरह करने के बाद आपका रॉ जूट यानी कच्चा जूट तैयार होता है। तो कच्चा जूट और जूट से बने हुए सामान को सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर ही बनता है। और एक्सपोर्ट के मामले में अगर हम देखें, यानी देश से बाहर भेजने के मामले में, दूसरे देश में बेचने के मामले में, तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश बाहर भेजता है जूट के सामान को और रॉ जूट को। उसके बाद इंडिया का नंबर आता है। मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, मेनली अलोंग द बैंक्स ऑफ द हुगली रिवर इन नैरो बेल्ट। अब ज्यादातर जो मिल्स हैं, यानी जहां पर जूट के सामान बनते हैं, वो कहां पर है? वो वेस्ट बंगाल के अंदर है। और खास तौर से वेस्ट बंगाल में भी कहा, जो आपकी हुगली रिवर है उसी के किनारे किनारे मिल्स लगी हुई है। बिल्कुल नैरो बेल्ट में, यानी पतले से एरिया के अंदर ही सारी मिल लगी हुई, बहुत दूर तक नहीं फैला है, बल्कि रिवर के किनारे ही किनारे जितनी भी मिल है वो लगी है ज्यादातर। पहली जो जूट मिल लगी थी वो कोलकाता के अंदर लगी थी 1855 में, एट रिशरा कोई जगह है वहां पर। पार्टीशन के बाद जब 1947 के अंदर देश का बंटवारा हुआ, तो ये जो जूट मिल थी रिमेन्ड इन इंडिया, बट 3/4 ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया वेंट टू द बांग्लादेश एस वाइल ईस्ट पाकिस्तान। तो जब देश का बंटवारा हुआ तो जो मिल्स थी, यानी जहां पर जूट के सामान बन रहे थे, वो तो इंडिया के हिस्से में रह गया। अब बंटवारा क्या हुआ था, जो वेस्ट बंगाल था उसी का बंटवारा हुआ था। उसी के अंदर से आपका ईस्ट पाकिस्तान निकला था। पहले ईस्ट पाकिस्तान था, यानी पाकिस्तान का ही पार्ट था। फिर उसके बाद पाकिस्तान से वो अलग हो गया और उसे बांग्लादेश बन गया। तो जो मिल्स थी वो इंडिया के अंदर रह गई, लेकिन जो जहां खेती होती थी जूट की, उसका 3/4 एरिया बांग्लादेश के पास चला गया और 1/4 ही इंडिया के अंदर रह गया। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दियर लोकेशन इन द हुगली बेसिन आर। अब ये जो मिल्स थी वो, जैसा कि हम ये पढ़ चुके हैं कि हुगली रिवर के किनारे किनारे ही सारी मिल्स लगी थी। तो उसका रीजन क्या था, क्यों वहां पर लगी थी, क्यों और दूसरी जगह क्यों नहीं लगी? तो बहुत सारी फैसिलिटी वहां थी जिसकी वजह से वहीं पर मिल्स लगाई गई। पहला है प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज। प्रॉक्सिमिटी कहते हैं नियरनेस, यानी वहीं करीब में ही जूट की खेती हो रही थी, तो फैक्ट्री भी वहीं करीब में लगा ली गई। इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट। अब वाटर से भी, यानी पानी के रास्ते से भी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता था सस्ते में। इस वजह से सपोर्टेड बाय अ गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे, और वहां रेलवे का भी सिस्टम था। रेलवे के जरिए, रोडवे के जरिए, यानी ट्रक वगैरह के जरिए सामान पहुंचाया जा सकता था आसानी से। और वाटरवेज, यानी पानी के रास्ते शिप्स के जरिए भी सामान पहुंचाया जा सकता था। एबंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट। अब जो कच्चा जूट होता है उसकी धुलाई की जाती है, तो उसके लिए भी पानी मिल जा रहा था, क्योंकि रिवर थी और रिवर में ही धुल सकते थे। चीप लेबर मिल जा रहे थे, यानी सस्ते में मजदूर मिल जा रहे थे। कहां से? वेस्ट बंगाल और उससे लगे हुए स्टेट, जैसे कि आपका बिहार हो गया, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, यहां से लेबर मिल जा रहे थे। कोलकाता एज अ लार्ज अर्बन सेंटर। अब कोलकाता क्या है? एक बहुत बड़ा अर्बन सेंटर है, यानी बहुत ज्यादा लोग यहाँ रहते हैं, पॉपुलेशन यहाँ की ज्यादा है। इस वजह से बैंकिंग की फैसिलिटी, इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी मिल गई और पोर्ट की भी फैसिलिटी मिल गई, ताकि जो जूट के सामान है उसको एक्सपोर्ट किया जा सके, यानी इंडिया के बाहर भी आसानी से भेजा जा सके। चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडस्ट्री। अब इस इंडस्ट्री को, यानी जो जूट इंडस्ट्री थी, उसको चैलेंजेस कहां से आए, यानी कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और किस वजह से करना पड़ा? तो पहली चीज क्या है? स्टिफ कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट फ्रॉम सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट। तो इंटरनेशनल मार्केट में इसका कंपटीशन किसके साथ था? सिंथेटिक फाइबर्स के साथ। अब सिंथेटिक फाइबर कैसे बनते हैं? केमिकल के जरिए बनाए जाते हैं। तो मार्केट के अंदर वो सिंथेटिक फाइबर से बने हुए सामान भी आ रहे थे और जूट का भी सामान आ रहा था, तो यहां दोनों में कंपटीशन हो रहा था। एंड फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटर्स। अब ऐसा नहीं कि जूट का सामान सिर्फ इंडिया वाले ही बनाकर इंटरनेशनल मार्केट में बेच रहे थे, और भी कंट्री थे जो अपने जूट के सामान दूसरे देशों में बेचना चाह रहे थे, जैसा कि आपका बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, इजिप्ट एंड थाईलैंड। तो ये कंट्री भी थे जो जूट की खेती करते थे, जूट का सामान बनाते थे और इंटरनेशनल मार्केट में बेचना चाह रहे थे। तो दोनों तरफ से इंडिया की जो जूट की इंडस्ट्री थी उसको चैलेंजेस का सामना करना पड़ा।
एक तो सिंथेटिक फाइबर से और दूसरा जो दूसरे देश वालों के जूट के सामान थे उनके साथ। However, the international demand has been on the increase due to the government policy of mandatory use of the jute packaging. अब बाहर तो कंपटीशन था, लेकिन अपने देश के अंदर इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई और यहां पर डिमांड अच्छी खासी रही। ऐसा इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बना दी थी, कानून बना दिया था कि जो पैकेजिंग होगी, सामान की जो पैकिंग होगी, वो जूट के बैग्स के अंदर, जूट के बने हुए सामान के अंदर ही होगी। जैसे आजकल की देखें तो ये कोशिश की जा रही है कि पॉलिथीन का यूज ना किया जाए, तो पॉलिथीन का यूज ना करेंगे तो क्या होगा, उसकी जगह जूट का सामान लाया जाएगा। तो इसलिए देश के अंदर तो इसका सामान यानी जूट के जो सामान थे वो अच्छे खासे बिक रहे थे। टू स्टिमुलेट डिमांड द प्रोड्यूसर नीड टू डाइवर्सिफाइड। अब डिमांड को बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि जो प्रोडक्ट है यानी जूट से जो सामान बन रहे हैं उसको डाइवर्सिफाई किया जाए, यानी अलग अलग तरीके के सामान इस जूट से बनाए जाएं। जब अलग अलग तरीके के सामान बनेंगे, ढेर सारे सामान बनेंगे, तो वो बिकेंगे भी। अब इसकी जो मेन मार्केट है यानी ये जूट के सामान दूसरे देशों में कहां बिकते हैं, कौन खरीदता है, तो वो कंट्री है यूएसए, कनाडा, घाना, सऊदी अरेबिया, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये वो कंट्री है जो ये जूट से सामान खरीदते हैं। द ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न फॉर इन्वायरमेंट फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैज वंस अगेन ओपन्ड द अपॉर्चुनिटी फॉर जूट प्रोडक्ट्स। अब पूरी दुनिया को इस बात की चिंता है कि ऐसी चीजें हम बनाएं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। जैसे आप पॉलिथीन की बात करें तो पॉलिथीन इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, वो डिग्रेड नहीं होती, यानी उसको बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर सकते। लेकिन अगर जूट के सामान की हम बात करें तो जूट के अगर बैग आपने फेंक भी दिया तो धीरे धीरे वो पड़े पड़े बैक्टीरिया उस पर अटैक करेंगे और उसको बिल्कुल डिकम्पोज कर देंगे और सॉइल के साथ मिक्स कर देंगे। तो इस तरह से इन्वायरमेंट को जूट के सामान से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन पॉलिथीन से नुकसान है। वो डिकम्पोज नहीं होगा, वैसे ही पड़ा रहेगा, या तो आप उसको पानी में डाल दो या जलाओ, तो हर तरह से वो नुकसानदेह है। तो जो ग्लोबल लेवल पे इस बात की चिंता है कि हम ऐसे सामान बनाएं जो बायोडिग्रेडेबल हो, तो इसलिए जूट के सामान की भी डिमांड बढ़ गई है। अब बात करते हैं हम शुगर इंडस्ट्री के बारे में। इंडिया स्टैंड सेकेंड एज अ वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर बट ऑक्युपाइज द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खंडसारी। अगर हम शुगर के प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो इंडिया की रैंक दूसरे नंबर पे है, यानी दूसरे नंबर पे है ये जो सबसे ज्यादा शुगर का प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन गुड़ और खंडसारी की बात करें तो ये पहले नंबर पे है, यानी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो गुड़ बनता है और खंडसारी जो बनता है वो इंडिया के अंदर ही बनता है। द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द इंडस्ट्री इज बल्की एंड इन हॉलेज इट्स सुक्रोज कंटेंट रिड्यूसेस। अब इसका जो रॉ मटेरियल है यानी क्या है, गन्ना है, गन्ने से ही शुगर बनाते हैं, तो वो बल्की है यानी बड़ा है। अब बड़ा कैसे है, अगर आप कॉटन से कंपेयर करो या जूट से कंपेयर करो, अब एक ट्रक कॉटन भरा हो और एक ट्रक शुगर केन भरा हो तो किसका वेट ज्यादा होगा, कॉटन हल्का होता है लेकिन शुगर केन भारी होता है। तो इसीलिए कहा गया यहां जो रॉ मटेरियल है यानी जो शुगर केन है वो बल्की है। और क्या कह रहा है, इन हॉलेज यानी जब उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसकी ढुलाई करते हैं, तो उसका जो सुक्रोज कंटेंट है, सुक्रोज क्या होता है, यानी उसका जो रस होता है, जो उसके अंदर मिठास होती है, वो कम होने लगती है। क्योंकि जैसे ही आप जमीन से निकालोगे तो उसके बाद जो उसका सुक्रोज का कंटेंट है यानी उसकी जो मिठास है वो 24 घंटे के बाद कम होना शुरू हो जाएगी। तो आपको बहुत दूर अगर लेके जाना है और एक दो दिन में अगर वो सामान पहुंचेगा, बहुत दूर आपकी फैक्ट्री है, तो प्रॉब्लम ये होगी कि उसकी मिठास कम होने लगेगी यानी सूखने लगेगा। द मिल्स आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। तो ये मिल कहां लगी हुई है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश। तो इन जगहों पर यह शुगर की मिल लगाई जाती है। 60% मिल्स आर इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो 60% जो मिल्स लगी हैं वो कहां लगी हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में। अब ये जो इंडस्ट्री है वो सीजनल है, यानी ये हमेशा नहीं चलती कि 12 महीने इंडस्ट्री वर्क कर रही है और शुगर बन रहा है। क्योंकि जैसे हम बता चुके हैं कि अगर उसको जैसे ही आप जमीन से निकाल लोगे उसके बाद उसका जो सुक्रोज कंटेंट है यानी उसकी जो मिठास है वो कम होने लगेगी, वो सूखने लगेगा। और ये ग्रो होने में भी टाइम लगता है, यानी 12 से 14 महीना लग जाते हैं इसको ग्रो होने में, शुगर केन को। तो एक बार आपने जब निकाल लिया तो 2-3 महीने के अंदर वो शुगर सारी बना ली जाती है। अब 2-3 महीने के बाद क्या है, अगली जो खेती होगी उसको 1 साल लगेगा। तो उतने टाइम में ये जो मिल है वो खाली पड़ी रहती है। इट इज आइडली सूटेड टू कोऑपरेटिव सेक्टर। इसीलिए सबसे बढ़िया जो ये इंडस्ट्री चला सकते हैं वो कोऑपरेटिव सेक्टर वाले हैं। क्योंकि कोऑपरेटिव सेक्टर वाले क्या होते हैं,
जो इसको प्रोड्यूस करते हैं, यानी जो किसान है जो इसकी खेती कर रहे हैं, वही लोग शुगर बनाएं तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस केस में उनको खाली नहीं बैठना पड़ता। यानी एक तो वो साल भर खेती करेंगे और उसके बाद जब उनको शुगर केन मिलेगा तो उससे जो है वो शुगर निकाल लेंगे। वहीं अगर कोई दूसरी इंडस्ट्री होगी तो वहां पर जो वर्कर होंगे, अब 2-3 महीने के अंदर वो शुगर बना लिए, अब 2-3 महीने के बाद फैक्ट्री बंद हो गई, तो वर्कर का क्या होगा, वहां कोई काम करने को तैयार नहीं होगा, और जो फैक्ट्री चलाने वाला होगा उसको भी प्रॉब्लम होगी कि इतने साल तक वो बंद पड़ी है। लेकिन जो इसकी खेती कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो सारा साल वो काम कर रहे हैं। In recent year, there is a tendency for the mill to shift and concentrate in the southern and western areas. तो अभी कुछ सालों से ऐसा हुआ है कि मिल्स जो है वो शिफ्ट होने लगी हैं और कंसंट्रेट होने लगी है साउदर्न पार्ट में, यानी साउथ इंडिया के अंदर, और वेस्टर्न स्टेट, खास तौर से जो महाराष्ट्र है वहां पर मिल शिफ्ट होती जा रही है। अब इसका रीजन क्या है? दिस इज बिकॉज द केन प्रोड्यूस्ड हियर हैज अ हायर सुक्रोज कंटेंट। क्योंकि यहां पर, यानी जो महाराष्ट्र है या जो साउथ इंडिया के रीजन है, वहां पर शुगर केन के अंदर सुक्रोज कंटेंट ज्यादा होता है, यानी मिठास ज्यादा होती है। तो जब सुक्रोज ज्यादा होगा तो शुगर भी ज्यादा बनेगी। द कूलर क्लाइमेट ऑल्सो इंश्योर्स अ लॉन्गर क्रशिंग सीजन। अब इन एरियाज का, यानी महाराष्ट्र की बात करें और साउथ इंडिया की बात करें, तो यहां पर जो मौसम होता है वो ठंडा होता है। अब ठंडा मौसम से क्या होता है कि जल्दी सूखने नहीं पाएगा ये जो शुगर केन है, तो ज्यादा टाइम मिल जाएगा हमको इसे शुगर बनाने में। यानी मान लो अगर यूपी और बिहार के अंदर अगर हम 2 या 3 महीने तक हम मिल चला सकते हैं और शुगर बना सकते हैं, तो यहां पर 4 से 5 महीना हम उस गन्ने को रख सकते हैं और उससे शुगर बना सकते हैं। तो ये फायदा होगा। मोर ओवर द कॉपरेटिव्स आर मोर सक्सेसफुल इन दीज एरियाज। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो कॉपरेटिव्स हैं इन एरियाज के अंदर वो सक्सेसफुल भी हैं, कामयाब भी हैं, और उनकी मिल्स वगैरह अच्छे से चल रही है। तो दूसरे लोग भी चाह रहे हैं कि हम यहीं पर मिल लगा लें। अब इस शुगर इंडस्ट्री को चैलेंजेस कहां से हैं? मेजर चैलेंजेस इंक्लूड द सीजनल नेचर ऑफ द इंडस्ट्री। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इसका नेचर सीजनल है, यानी सारा साल नहीं चलती, बल्कि जब सीजन रहेगा, जब शुगर केन हमको मिलेगा, उसी के कुछ महीने चलेगी और उसके बाद बंद हो जाएगी। तो यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन, और वही पुराना और जिससे अच्छे से शुगर नहीं बन पाती, वही वाला तरीका अभी भी यूज किया जा रहा है अपने देश के अंदर। तो जरूरत यह है कि हम नए मेथड्स लाएं जिससे आसानी से और अच्छी तरह से शुगर बन सके। ट्रांसपोर्ट डिले इन रीचिंग द केन टू फैक्ट्रीज एंड द नीड टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ बैगेज। अब फैक्ट्री में पहुंचाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम है वो बड़ा लेट हो जाता है। अक्सर देखते हैं क्या होता है, जाम वगैरह लगा रहता है, अपने यहाँ इतना ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम अच्छा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है फैक्ट्री तक शुगर केन पहुंचने में। तो ये प्रॉब्लम है। और जो आपका बैगेज है, यानी जब गन्ने का रस निकाल लेते हैं तो जो उसका कचरा बचता है उसको हम अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब वो कैसे इस्तेमाल हो सकता है? उसको फ्यूल की तरह इस्तेमाल हो सकता है। जो रस निकालने के बाद कचरा बचा है, वो जब हम गुड़ बनाते हैं तो गुड़ क्या कहते हैं, रस को पकाया जाता है तब उससे गुड़ बनता है। तो उसके लिए जब हम आग जलाएं तो इसी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसका और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जितना इस्तेमाल करना चाहिए उतना इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। ओके, थैंक यू।